अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान एमन। प्री एक्शन प्रोटोकॉल यूके के केस में क्या अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस हवाले से मैंने पहले भी व्लॉग किए, मैं आपको आज भी बता देता हूँ बड़ी क्लैरिटी के साथ कि अगर तो आपने यूके का केस जमा कराया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये लोग नहीं बताते, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। और उसके रीज़न में उसने आपको ये बताया हुआ है कि आपका वो वीज़ा इसलिए रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द फाइनेंसेस यू हैव गिवन टू हिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुन ले। एंड ही इज़ अफ्रेड कि आप यूके जाके वापस नहीं आएंगे। अगर उसने ये रीज़न दी हुई है तो आप किसी सूरत भी प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई मत कीजिए। बड़ी क्लैरिटी के साथ इस चीज़ को समझें कि हमेशा लोगों का वीज़ा रिजेक्ट होता है, वो बस आंखें बंद करके पीएपी अप्लाई कर देते हैं, मजीद अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, फिर वीज़ा रिजेक्शन। जितने वीज़ा रिजेक्शन है ना, भले वो यूके के केस में आपको वो बता रहे हो कि भाई हम आपकी एप्लीकेशन नए सिरे से जो है देखते होते हैं, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड हम नहीं उसको मद्देनज़र रखते, ये गलत है। पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को डेफिनेटली मद्देनज़र रखा जाता है और देखा जाता है भाई पुराने ट्रैक रिकॉर्ड में से क्या गलती है। आपने यूके के हाइपोथेसिस को समझना है, दिस इज़ द प्रॉब्लम। उसका हाइपोथेसिस ये है, उसके दो हाइपोथेसिस हैं। पहला हाइपोथेसिस ये है कि आप यूके जाते हैं और वहाँ पे जाके स्लिप कर जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। ये उसका पहला हाइपोथेसिस है जिसकी बेस पे आपका वीज़ा रिजेक्ट करता है। दूसरा ये होता है कि आपकी जो फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस है, ऑल्दो आपकी फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस ठीक है बट आपने प्रेजेंट सही से नहीं की, जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट करता है कि यार अगर तुम मेरे पास आ ही रहे हो, मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, तुमने मुझे अगर अप्लाई कर ही दिया, तुम्हारी फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस बेहतर हैं तो मुझे प्रेजेंट तो सही से करो ना। जब प्रेजेंट ही नहीं कर रहे सही से तो इस वजह से भी आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देता है। ये दो वजूहत होती हैं, हमेशा याद रखिएगा। और अगर यही दो वजूहत उसने दी नहीं आपकी रिजेक्शन में, आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई कर देते हैं, आप एक और गलती कर लेते हैं। आपने रिजेक्शन को पढ़ना है, या तो वो आपको कह रहे हैं भाई वो टोटली सेटिस्फाइड नहीं है कि आप जाके वापस नहीं आएंगे। उसकी रीज़न ये है कि ना आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, ना आपने फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन सही से लगाई हैं, ना आपके पास यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है, ना आपकी मंथली इनकम इतनी है कि आप वहाँ जाके एक टूरिज्म का ट्रिप मार सकें। वो 5 से 6 चीज़ें हैं, वो सारी की सारी नहीं है भाई। हर बंदे को पता चल जाएगा ये अप्लाई सिर्फ इसलिए कर रहा है कि यहाँ जाके वापस नहीं आना चाहता। मतलब आपकी बैंक की आपकी मंथली इनकम 2-2.5 लाख रुपये है, एक्सपेंस आपका 2 लाख रुपये है। उसको पता है ना पाकिस्तान में कितना एक्सपेंस हो रहा है, 50,000 महीना बना रहे हैं और आप कह रहे हैं भाई मैं यूके जाऊँगा और मैं 10-15 लाख रुपये लगाऊंगा वहाँ पे। वो कहेगा यार बेवकूफ़ समझा है मुझे, खाली घूमने के लिए इतने पैसे लगाओगे, तो वो रिजेक्ट कर देगा। दूसरे केस में आपकी जो इनकम है 10 लाख है, आपका एक्सपेंस 4-5 लाख है, आपका 5-6 लाख रुपए की सेविंग्स है, आपके पास 20-25 लाख अकाउंट में पड़ा हुआ है, आपके पास जो है अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स है, यहाँ पे बिजनेस चल रहा है। अब उसको पता है कि भाई इसका ब्रेड एंड बटर यहाँ चल रहा है, वहाँ जाके इसने क्या करना है, इलीगल रह के कौन सा इसने कुछ बना लेने पैसे, तो ये वापस आएगा। बट येट ही सेज कि भाई फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन तो सही से दो ना। तो आप, मुझे पता है कि आपने वापस नहीं आना, आप वापस आ जाना है, आप विद वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यू हैव नॉट गिवन योर प्रॉपर फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन, इसलिए मैं आपका वीज़ा रिजेक्ट कर रहा हूँ कि भाई मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे कम से कम मेरी सीट के मुताबिक मुझे चीज़ प्रेजेंट तो करो। सिंपल, आपका कोई केस होता है, लेटर सपोज आपका अदालत में कोई केस है, आप स्टे लेना चाह रहे हैं, आप हक पे आपका स्टे बनता है, बट आप जज के सामने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट ही नहीं करते थ्रू लॉयर, तो जज इसलिए रिजेक्ट करेगा कि भाई मैं जज हूँ, मेरे पास कोई चीज़ लेकर आए, ऑल्दो आप हक के ऊपर हो, बट वो स्टैंडर्ड तो मीटअप करो ना जो मेरे पास आने के लिए ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेम इन द केस ऑफ एम्बेसी, आपकी फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो हमेशा आप पीएपी अप्लाई करने से पहले जस्ट रीड इट आउट कि वाई व्हाट इज़ द रीज़न। अब मेरे पास एक केस आया था, एक साहब ने मुझे रब्ता किया, उन्होंने पीएपी अप्लाई खुद कर दिया हुआ था, सब कुछ करके पूछते हैं ना, पहले पीएपी अप्लाई कर दिया हुआ था जहाँ तक मुझे याद है। उन्होंने भेजा मुझे केस, मैंने रिजेक्शन पढ़ी, मैंने कहा भाई ये रिजेक्शन फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस पे हुई है, ये पीएपी अप्लाई ना करें, दोबारा सिरे से अप्लाई करें और इसको करें। तो मुझे बैंक स्टेटमेंट भेजें 6 महीने की, मैं दे के बता दूँ। एंड वो लड़ पड़े, वो क्या उनको ये तक जी बस मुझे बताएं जो मैं पूछ रहा हूँ। भाई आपकी मर्ज़ी से नहीं चलनी, वैसी आपकी मर्ज़ी से हमने भी नहीं चलना, हम आपको गाइड करेंगे प्रॉपर्ली। आपकी मर्ज़ी से चीज़ें नहीं होनी, आपको प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। पीएपी प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई करने के बाद अगर आपका रिजेक्ट हो गया, पीएपी आप दोबारा अप्लाई करते हैं, फिर रिजेक्ट हो गया, आपने अपनी हिस्ट्री लगा दी, अब आप सही जस्टिफिकेशन भी लगाते रहें, अब मुश्किल ही है कि आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो। तो इसलिए आपने तकनीकी चीज़ों को समझना है। यूके में अगर अप्लाई करने के लिए फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस नहीं बनाई हुई हैं तो भाई अप्लाई ना करें। वो 50-60 हज़ार रुपये आप किसी को, वैसे आजकल रमज़ान है राशन डाल दें, वो 50,000-60 हज़ार एम्बेसी का ज़ाया ना करें विदाउट प्रॉपर टेक्नोक्रेट, किसी की प्रॉपर टेक्नोक्रेट की हेल्प लिए बगैर
उसकी सर्विसेज लिए बगैर अप्लाई करना बेवकूफ़ी है। स्ट्रेट फॉरवर्डली जितने भी केस मेरे पास रिजेक्शन के आते हैं, प्रॉपर केस होता है कि जी ये इसलिए रिजेक्ट हुआ कि फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन नहीं है, और लोग कोई 40-50 हज़ार रुपये कंसल्टेंट को ना देना पड़ जाए फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन बचाने के लिए, अपना 50-60 हज़ार रुपये ज़ाया करवा देते हैं जो एम्बेसी में फ़ीस पे कर रहे हैं। प्लस मोस्टली अब तो आपको टिकट्स वगैरह भी देनी पड़ती है, एडवांस की बुकिंग, वो भी आपकी जो है कैंसिलेशन के पैसे आपको कटते हैं। तो अच्छा खासा 1-1.5 लाख का नुकसान हो जाता है, लेकिन जिद पकड़ी होती है भाई कंसल्टेंट की हमने एडवाइस नहीं लेनी, यहीं पर आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।